अब देखो बच्चों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे और ये टॉपिक है डाई ऑक्सीजन O2। ओके, तो देखो बच्चों, इस टॉपिक में हम डाई ऑक्सीजन मींस O2, इसकी प्रिपरेशन मेथड्स, इसकी इंपॉर्टेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट हम लेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। तो देखो बच्चों, जो ऑक्सीजन है O2 है उसको लैब में कैसे प्रोड्यूस्ड किया जाता है और इसका कॉमर्शियल प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम यहां लेंगे लेबोरेटरी मेथड्स। तो देखो, जो लैब में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन किया जाता है वो इन रिएक्शंस से किया जाता है। समझे बच्चों कि अगर हम लैब में बनाना चाहें O2 को तो हम इन रिएक्शंस से बना सकते हैं। कैसे? फर्स्ट है KClO3, ये सॉलिड होता है, इसको MnO2 की प्रेजेंस में हीटेड किया जाए तो इस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो जाती है। ओके, ऐसे ही Ag2O है, HgO है, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं जिनकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है, इनको हीटेड कर दिया जाए तो इस तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड हो जाती है। ओके, कि सिल्वर जो ऑक्साइड है वो इस तरह से सिल्वर में रिड्यूस हो गया और ऑक्सीजन फ्री हो गई। ऐसे ही मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इस तरह से मरकरी फ्री होती है, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाती है। ऐसे ही Pb3O4, इसके डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। PbO2 मैंने पहले भी बताया है, PbO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको हीटेड कर दिया जाए तो इस तरह से ऑक्सीजन फ्री हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की 4 स्टेट है, ये अपनी ज्यादा स्टेबल +2 स्टेट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही है H2O2 का डिकम्पोजिशन करा दिया जाए तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है। यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके अलावा एल्कली मेटल्स हैं। ओके, आपने देखा होगा एल्कली मेटल्स के जो सुपर ऑक्साइड है या परऑक्साइड है उनको भी हम हीटेड करके बना सकते हैं। बेरियम परऑक्साइड है BaO2, इसको भी हीट किया जाए तो ये चेंज हो जाता है BaO और O2 में। समझ गए बच्चों? तो इस तरह से यहाँ पे भी प्रोडक्शन होता है ऑक्सीजन का। तो ये है जिनको हम लैब में यूज कर सकते हैं। अब यहां पर हम आ जाते हैं मैन्युफैक्चर मींस लार्ज स्केल में ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है, इंडस्ट्रियल लेवल पर ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस्ड की जाती है। तो पहला तो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ओके, तो वाटर को एसिडिक बनाकर और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से जब इसको क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइज्ड किया जाता है, तो हम जानते हैं कि वाटर का जब आयोनाइजेशन होता है तो H+ और क्या OH-, तो ये H+ कहां जाएगा, कैथोड में, और रिड्यूस होकर क्या बन जाता है H2, और OH एनोड में पहुंचेगा, वहां पर पहले ऑक्सीडाइज होगा और फिर चेंज हो जाएगा किसमें, H2O में, और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ये ऐसी मेथड है जिसमें प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं जो काफी कॉस्टली होते हैं। ऐसे में ये मेथड उतनी यूजफुल नहीं है। तो ऑक्सीजन का जो मेन कॉमर्शियल सोर्स है वो है एयर। एयर में हम जानते हैं लगभग 21% ऑक्सीजन है। तो पहले क्या किया जाता है, एयर को कार्बन डाइऑक्साइड और मॉइस्चर, इनसे तो पहले फ्री किया जाता है। मतलब एयर में से CO2 को हटा दिया जाता है, मॉइस्चर। CO2 को कैसे हटाया जाता है, KOH में पास कर दी जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हो जाती है। मॉइस्चर कैसे हटाया जाए, तो इसके लिए डेसिकेटर्स होते हैं, ठीक है, या सिलिका जेल है, इनके माध्यम से, इनके थ्रू क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो गैसियस मिक्सचर बनता है उसको लिक्विफाइड किया जाता है और फिर इसका क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन में। टोटल कंप्लीट जो इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है एयर का, हम उसको डिस्कस करेंगे किसमें, 0 ग्रुप में। ओके, तो जब डिस्टिलेशन किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर क्या मिलती हैं, गैसेस। इसी तरह से ऑक्सीजन भी एक डिस्टिलेशन करने पर एक फ्रैक्शन के फॉर्म में मिल जाती है और इस तरह से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन
होता है। समझ गए बच्चों, वायु से CO2 और H2O वाष्प को पृथक कर दिया जाए और फिर गैस का द्रवण कर लें तो प्रभाजी आसवन से हमें इस तरह से ऑक्सीजन मिल जाती है। तो यहां तक समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। देखो बच्चों, ये 2 मेथड्स और हैं। हालांकि ये मेथड्स मैंने इन रिएक्शंस को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आप KMnO4 और K2Cr2 में भी देख सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट में आता रहता है कि इनमें से किस मेथड से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उनमें ये जो रिएक्शंस है ना, ये दो, ये कभी ना कभी रिपीट होती रहती है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बताया है। इस तरह से K2Cr2 के डिकम्पोजिशन से भी ऑक्सीजन बनता है। ओके, हम इसको आप हाफ कर सकते हैं इस इक्वेशन को। KMnO4 के डिकम्पोजिशन से भी बनता है ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये है इनके डिकम्पोजिशन की रिएक्शंस, ये पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टीज में। तो देखो, ऑक्सीजन कलरलेस, ओडरलेस गैस, पॉइजनस नहीं होती बिल्कुल। ओके, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में 20 डिग्री सेंटीग्रेड 293 केल्विन पर, वो है 3.08 ml पर 100 ml ऑफ वाटर। ये जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वाटर में, ये मैराइन लाइफ और एक्वाटिक लाइफ के लिए सफिशिएंट है। मतलब इतनी ऑक्सीजन वाटर में है तो वाटर के जो एनिमल्स हैं वो उसमें इजी गोइंग, ठीक है, जी सकते हैं, रह सकते हैं। समझ गए बच्चों, किसकी विलेयता ये है जो कि समुद्री जीवन या अन्य जलीय जीवन के लिए बिल्कुल सफिशिएंट ऑक्सीजन होती है। नेक्स्ट है किसका, जो लिक्विफाइड होती है, ये 90 केल्विन पर होती है, मींस यही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और फ्रीजिस होती है 55 केल्विन पर। समझ गए बच्चों, 90 केल्विन पर द्रवित हो जाती है, 55 केल्विन पर ठोस में बदल जाती है। ये पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है। ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इसकी एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स होती हैं उनमें 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और पाउलिंग ने इस तरह का एक डायग्राम दिया है, स्ट्रक्चरल डायग्राम, कि ये है इसकी स्ट्रक्चर, जिसमें कुल मिला के ऑक्सीजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से बॉन्डिंग कर रहे हैं, ट्रिपल बॉन्ड, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ अनपेयर्ड है और एक यहाँ पे अनपेयर्ड है। इन्हीं ऑड इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ऑक्सीजन कैसा होता है बच्चों, पैरामैग्नेटिक होता है। इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 16, 70, 18। सबसे ज्यादा 16 है 99.8, बाकी 0.2% में ये सब दोनों रहते हैं। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए, ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्सीजन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद मेटल्स। तो आप देखोगे कि जो ऑक्सीजन है वो पीरियोडिक टेबल के जो मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं, लगभग 99% जो एलिमेंट्स हैं उनसे रिएक्शन कर लेती है। केवल कुछ मेटल्स हैं जैसे कि प्लेटिनम है, गोल्ड है, प्लेडियम, ठीक है, पीडी है, और कुछ गैसियस हैं जैसे नोबल गैसेस, गैसियस एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, इनसे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करती। बाकी लगभग जो भी मोस्ट ऑफ एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, आप देखोगे उन सबसे रिएक्शन करती है। इस रिएक्शन को पहले इनिशिएट किया जाता है, इसके लिए हीट की जरूरत होती है, क्योंकि O2 की जो बॉन्ड एनर्जी है काफी हाई है। ओके, वो होती है 493.4 किलो जूल पर मोल। पहले इतनी हीट की जरूरत होती है। जैसे ही ये रिएक्शन एक बार इनिशिएट हो जाती है, फिर इसमें लगातार हीट निकलती है जो रिएक्शन को कंटिन्यूअस स्पॉन्टेनियस रखती है, जिसे हम बोलते हैं कंबस्जन। मींस एक बार आग लगाने की जरूरत है, फिर आग लगी तो जलता रहेगा जब तक कि वो सब्सटेंस अवेलेबल होगा। तो यही मैंने यहां लिखा है कि ऑक्सीजन डायरेक्टली रिएक्ट्स विद मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एक्सेप्ट नोबल गैसेस, प्लेटिनम, गोल्ड, पीडी एक्सेट्रा, एंड फॉर्म ऑक्साइड्स। आप देखोगे जो कंपाउंड बनेंगे एलिमेंट के साथ वो क्या कहलाते हैं, ऑक्साइड्स। अभी हम टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स भी देखेंगे। द रिएक्शन इनिशिएटेड बाय हीटिंग,
ये जो एनर्जी लगती है ये डिसोसिएशन फॉर डाई ऑक्सीजन O2 के डिसोसिएशन के लिए लगती है। आफ्टर इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड एंड रिएक्शन गोज स्पॉन्टेनियस। और फिर इतनी हीट निकलती रहती है कि रिएक्शन लगातार क्या होती रहती है बच्चों, कंटिन्यूअस चलती रहती है, स्पॉन्टेनियस, जब तक कि वो फ्यूल रहेगा। इट इज कॉल्ड कंबस्शन। इसी को हम कंबस्शन बोलते हैं। समझ गए बच्चों कि ऑक्सीजन अधिकतर तत्वों से प्रत्यक्ष क्रिया करता है, इनको छोड़ दें तो आदर्श गैसें हैं, प्लेटिनम है, गोल्ड है, पीडी है, कुछ पहले अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है जो O2 के वियोजन के लिए यूज होती है और इतनी हीट लगती है पर मोल के लिए 493.4 किलोजूल पर मोल। अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद ऊष्मा का उत्सर्जन लगातार होता है और अभिक्रिया लगातार चलती है, इसी को हम बोलते हैं दहन होना। एक बार आपने लकड़ी जला दी जलती रहेगी, एक बार पेट्रोल जला दिया जलता रहेगा, गाड़ी चलती रहेगी जब तक कि पेट्रोल है। इस तरह से हम ये कहें जैसे कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, फास्फोरस है, इनसे सबसे आप देख रहे हैं ऑक्साइड्स बना रहे हैं। इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स आप देखते हैं उन सब से लगभग रिएक्शन करती है। N2 के साथ रिएक्शन ऑक्सीजन के होने के लिए बहुत हाई एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही ये रिएक्शन स्टार्ट होती है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है कि जिसमें हीट जितनी निकलती है उतनी उनको सफिशिएंट नहीं है डिसोसिएटेड करने के लिए, इसलिए ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हम बोल सकते हैं एंडोथर्मिक। समझ गए ना? तो ये एक ऐसी कंबस्शन रिएक्शन है जो एंडोथर्मिक है। बाकी ये सब क्या है आप देखोगे सब में हीट रिलीज होती है एक्सोथर्मिक। ओके, फिर आते हैं रिएक्शन विद कंपाउंड्स। तो रिएक्शन में आप कंपाउंड्स में देखो जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लगभग सबसे रिएक्शन करती है, चाहे वो हाइड्रोकार्बन्स हो, अल्कोहल्स हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत जल्दी ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं और उनका जल्दी कंबस्शन होने लगता है। ओके, CH4 के कंबस्शन से CO2 और H2 इनमें भी हीट निकलती है और हम जानते हैं कि ये है हमारी CNG, उसी हीट से हम आगे के वर्क कर रख सकते हैं। ऐसे ही ये कंपाउंड्स हैं जिनको ऑक्सीडेशन होने से इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऑक्सीजन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबके साथ कंपाउंड बनाता है। तो आप यहाँ तक नोट। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं ऑक्साइड्स के बारे में। तो आप जानते हैं कि ऑक्साइड्स मींस बाइनरी कंपाउंड ऑफ एनी एलिमेंट विद ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ बना हुआ बाइनरी कंपाउंड ही क्या कहलाता है बच्चों? ऑक्साइड। ओके, यही मैंने लिखा है कि बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, कंपाउंड ऑफ एलिमेंट विद ऑक्सीजन, तत्वों का ऑक्सीजन के साथ बना द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी का मतलब है इसमें दो ही एलिमेंट्स दिखेंगे, एक तो ऑक्सीजन होगा और एक वो एलिमेंट जो ऑक्सीजन से कंबाइन हो रहा है। हम जनरल फॉर्मूला EXOY दे सकते हैं। यहाँ x और y कोई नंबर है जो कि इनकी वैलेंसीज या इनकी स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करेगा। अब इनके टाइप्स में आ जाते हैं। तो देखो, एक होते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, एक होंगे बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ठीक है, परऑक्साइड, सिस्क्यू ऑक्साइड, इस तरह के नेम हैं। इन सब के मैं एग्जांपल्स बताता हूं। एसिडिक ऑक्साइड्स ये हैं, आप देखोगे कि ये एल्कली में डिसॉल्व होते हैं एंड गिव ऑक्सी एसिड विद वाटर। समझ गए ना? ये क्षारों में घुलनशील है और इसके साथ जो है वाटर में डिसॉल्व कर दिए जाएं, घोले जाएं तो क्या बनता है? ऑक्सी एसिड। आप देखोगे कि जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटालिक एलिमेंट्स, मैन तो ये कि जितने भी नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आप P ब्लॉक में चले जाएं तो उनके ऑक्साइड एसिडिक होते हैं विद, ठीक है, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। मतलब +3, +4, +5, +6, +7, +8 अगर इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलेंगी तो आप देखोगे कि ये जो ऑक्साइड होंगे नॉन मेटालिक एलिमेंट्स के, वो एसिडिक नेचर के होते हैं। अगर मेटालिक एलिमेंट्स भी हैं तो उनके साथ भी कुछ एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं ऑल्सो, ठीक है, मेटल्स विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि यहां देखो 7+, 6+, 5+। तो मेटल की भी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। 4 से देख लोगे आप
CrO2 है, CrO3 है, P2O5 है। तो इस तरह के जिनमें मेटल जो एलिमेंट इनके साथ जुड़ा है वो +3, +4, +5 अगर ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो वहां इजी गोइंग आप पहचान सकते हैं कि वहां पर ऑक्सीजन जो भी एलिमेंट है या जो भी ऑक्साइड है वो एसिडिक नेचर का होता है। यहां से ध्यान रखें +3 से लेके +8 तक कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट है अगर बाइनरी कंपाउंड या ऑक्साइड है तो वो एसिडिक होगा। जैसे कि SO2 NaOH में डिसॉल्व है, Ac3 NaOH में डिसॉल्व है। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि SO2 + H2O अगर ये डिसॉल्व होगा तो बनेगा H2SO3, SO3 + H2O तो बन जाएगा H2SO4। तो ये है ऑक्सी एसिड। अगर ऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व होके ऑक्सी एसिड बनाता है तो ये जो ऑक्साइड होता है इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। देखो कैसे, जैसे N2O5 को वाटर में डिसॉल्व किया तो ये बन गया नाइट्रिक एसिड। ये एक ऑक्सी एसिड है तो हम N2O5 को बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ HNO3। जस्ट ऐसा ही अगर आपने SO3 को वाटर में डिसॉल्व किया और बन गया H2SO4 तो आप SO3 को बोलोगे क्या? एनहाइड्राइड ऑफ H2SO4। ओके, इसी तरह से Mn2O7 + H2O तो ये एसिड बना, इसका एनहाइड्राइड ये हुआ। इसी ये है, इसमें क्रोमिक एसिड बना तो इसका एनहाइड्राइड हुआ CrO3। इस तरह से तो ये सब है एसिडिक ऑक्साइड। यहां तक समझ गया? फिर हम आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड, क्षारीय ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, बेसिक ऑक्साइड जो होते हैं वो मेनली बनते हैं एक तो S ब्लॉक के एलिमेंट्स बनाते हैं, और भी हम ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं कि मेटल्स ऑफ, ठीक है, सॉरी, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स विद, ठीक है, +1 +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर ऑक्सीजन ये जो है मेटल के ऑक्साइड अगर आपको दिखते हैं और उसमें मेटल की +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखती है तो ध्यान रखें वहां पर वो ऑक्साइड बेसिक होगा। जैसे +1 वाले ये हैं, ठीक है, +2 वाले ये हैं कुछ, ठीक है, +1 ये है, +2 ये है, +2 ये है, +2 ये है। आप देखोगे चाहे वो D ब्लॉक हो, चाहे F ब्लॉक हो, चाहे P ब्लॉक हो, चाहे S ब्लॉक, अगर कोई भी एलिमेंट मेटेलिक एलिमेंट है और वो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है तो वो बेसिक होगा। और भी आप देख सकते हैं जैसे Tl2O है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप वहां चले जाएं इस ग्रुप में P ब्लॉक में तो आप देखोगे वहां पर जैसे कि PdO ये है, ठीक है। तो इस तरह के ऑक्साइड भी बेसिक होते हैं। यहाँ सॉरी ये होता है POO, इस तरह से पोलोनियम ऑक्साइड है, Tl2O है, ये भी बेसिक ऑक्साइड है। ये एसिड में डिसॉल्व होते हैं, ओनली एसिड। जैसे CaO को HCl में डिसॉल्व करोगे तो CaCl2H2। दूसरा है कि ये वाटर से रिएक्शन करके एल्कली देते हैं, मींस बेस देते हैं। जैसे Na2O को वाटर में डिसॉल्व करोगे NaOH बन जाएगा। तो इस तरह के ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड। इनको नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, उभयधर्मी ऑक्साइड्स। तो हम इनमें लिखेंगे कि डिसॉल्व इन एसिड एंड एल्कली बोथ। ये दोनों में डिसॉल्व है, एसिड में भी और बेस में। ओके, एग्जांपल है BeO, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, Al2O3, Ga2O3, SNO, SNO2, PbO, PbO2, Cr2O3, Mn2O3, V2O3, इसके अलावा F2O3, बहुत सारे ऐसे हैं। ऐसे ही Sb2O3, ZnO, ये सब क्या है बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, ऑब्जेक्ट आता है इनमें से कौन सा एम्फोटेरिक है। तो ध्यान रखें कि D ब्लॉक में अगर आप जाओगे तो ज्यादातर 3 स्टेट वाले जो ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है जहां पर, वहां पर ये एम्फोटेरिक नेचर दिखता है। ये मैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में बता भी चुका हूं। और ये है जैसे कि Al2O3 का हम एम्फोटेरिक नेचर शो करें तो यहां पर Al2O3 बेस की तरह वर्क कर रहा है, HCl से रिएक्शन करके आप देखते हैं यहां सॉल्ट बना रहा है। ऐसे ही यहां पर एसिड की तरह वर्क कर रहा है, बेसिस में डिसॉल्व है और मेटल यूनिट बना रहा है। तो ये इस तरह से एम्फोटेरिक नेचर है। अब हम जाते हैं न्यूट्रल में। तो ऐसे हैं जो ना तो एसिड में डिसॉल्व है ना बेस में, जैसे कि N2O, NO, CO, H2O, ये क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड।
मिक्स्ड ऑक्साइड में आ जाए तो ये टू टाइप्स के ऑक्साइड मिक्स्ड होते हैं एक ही एलिमेंट के, जैसे कि ठीक है टू टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये है एक ही एलिमेंट के, जैसे कि Pb3O4 PbO और PbO2 का मिक्सचर है, MnO3O4 MnO और MnO2 से बना है, Fe3O4 FeO और Fe2O3 से। तो इस तरह के ये मिक्स्ड ऑक्साइड है। ओके, इनमें बेसिक नेचर भी दिखता है, एम्फोटेरिक नेचर भी दिखता है, इस तरह से। फिर परऑक्साइड्स में आते हैं। परऑक्साइड्स वो है जो आपने देखा है एसिड ब्लॉक में मिलते हैं एल्कली मेटल्स के साथ, इस तरह से इनमें -2 स्टेट में होता है। ओके, सुपर ऑक्साइड ये है जिनमें -1 स्टेट में है O2। सब ऑक्साइड ये कुछ सब ऑक्साइड्स हैं, इसके अलावा सिस्क्यूस ऑक्साइड है N2O3, इस तरह से। तो यहां तक समझ गया। ये बता दूं कि जो ऑक्साइड होता है बच्चों, ऑक्साइड में ऑक्सीजन हमेशा किस स्टेट में होता है? नेगेटिव स्टेट में। मतलब ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी, तभी हम ऑक्साइड बोलेंगे। अब मैं कहूं कि OF2 है तो क्या हम इसे ऑक्साइड बोलेंगे? तो नहीं, क्योंकि OF2 में जो ऑक्सीजन है उसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो। इस बेस पर हम OF2 O2F2 इनको ऑक्साइड में नहीं रख सकते। ऑक्साइड केवल वही होंगे जिनमें ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज आता है। ओके, तो यहां पर नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस में बता दूं ऑक्सीजन के। ठीक है, पहला है कि इंपॉर्टेंट गैस फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन एंड कंबस्शन। आप देखते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेशन है, ठीक है, एनिमल रेस्पिरेशन, वो किस गैस से होता है? O2 से। ओके, इसके अलावा जो जितने भी कंबस्शन है, जितनी भी दहन है बच्चों, जलाना किसी चीज को, कंबस्शन, वो भी ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। समझ गए ना? श्वसन और दहन में उपयोगी गैस है। O2 यूज्ड इन ऑक्सी एसिटाइलिन बेल्डिंग। इसके अलावा O2 का उपयोग ऑक्सी एसिटाइलिन बेल्डिंग में होता है। आपने देखा होगा गैस बेल्डिंग जिसको हम बोलते हैं। ओके, वहां पर ये यूज होता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लगा होता है। O2 सिलेंडर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स। अभी आपने देखा कोरोना में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर यूज हो रहे थे, है ना? हाई एल्टीट्यूड, जब ऊंचे हाई एल्टीट्यूड फ्लाइंग, जब ऊंचे उड़ान भरी जाती है तब वहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होते हैं। इसके अलावा है माउंटेनियरिंग। माउंटेनियरिंग का मतलब है पहाड़ में जो चढ़ते हैं, हिमालय में जो जाते हैं, या कहीं की एवरेस्ट में जो चढ़ाई करते हैं, उनके लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, सिलेंडर। ओके, इसके अलावा आपने देखा होगा सी डाइवर्स जो होते हैं उनमें भी ऑक्सीजन सिलेंडर यूज होते हैं। तो समझ गए बच्चों, हॉस्पिटल में यूज है, ऊंचाई तोड़ने के लिए, पर्वतारोहण में लगती है। इसके अलावा आपने देखा था फ्यूल सेल में ऑक्सीजन यूज होती है। इसके अलावा रॉकेट प्रोपेलेंट में ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीजन लिक्विड ऑक्सीजन भरी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट मेंबर में, और ये है ओजोन, O3। ओके, पहले ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि जो ओजोन है ये है ऑक्सीजन का एलोट्रॉप। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एलोट्रॉप, अपर रूप है। ये जो है सी लेवल पर नहीं होता। एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है O3, ये नॉर्मल सी लेवल पर नहीं है, बल्कि अर्थ सरफेस से लगभग 20 किलोमीटर अबव, वहां पर ऑक्सीजन पर सनलाइट की एक्शन से O3 बनती है और हमारी अर्थ की सरफेस को यूवी के हार्मफुल इफेक्ट से बचाती है। यही मैंने लिखा है कि एलोट्रॉप ऑक्सीजन, इट कैन नॉट बी एटमॉस्फेयर एट सी लेवल, एट हाइट, ठीक है, एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर इट इज फॉर्म्ड, ठीक है, फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। लगभग 20 किलोमीटर अबव एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ऑक्सीजन पर सनलाइट की एक्शन से ओजोन बनती है। इट प्रिवेंट्स, ठीक है, अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस, और हमारी सरफेस को, हमारी अर्थ सरफेस को यूवी रेडिएशन से बचाती है। समझ गए बच्चों कि समुद्री तल के वातावरण में नहीं होती है। पृथ्वी से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर O2 पर सन, ठीक है, सूर्य प्रकाश के पड़ने से बनती है। पृथ्वी सतह को यूवी के विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाती है।
फिर आते हैं इसकी प्रिपरेशन। तो देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल लेवल पर लार्ज स्केल पर जो O2 का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है कि जो ओजोन होती है, सॉरी जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की एक स्ट्रीम, एक धारा लेकर और एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग apparatus होता है, उसमें साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में ऑक्सीजन गैस को पास किया जाता है। क्योंकि ऑक्सीजन से ओजोन का बनना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए जब हम ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी की जरूरत होती है। तो ऐसे में ऑक्सीजन की एक स्ट्रीम लेके और उसका साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है, जिससे कुछ अमाउंट में ऑक्सीजन किसमें चेंज हो जाती है, ओजोन में। लगभग 10% ऑक्सीजन जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ओजोन में। यहां पर साइलेंट डिस्चार्ज कराने का मतलब है कि ऑक्सीजन से जब ओजोन बनती है तो ओजोन एक क्या है, थर्मोडायनेमिकली लेस स्टेबल है। ऐसे में साइलेंट अगर हम डिस्चार्ज कराएंगे तो डिकम्पोजिशन नहीं होता, किसका, O3 का। तो यही लिखा है कि ऑन पासिंग ड्राई स्ट्रीम ऑफ O2 थ्रू साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज प्रिवेंट्स द डिकम्पोजिशन ऑफ O3 या इट्स डिकम्पोजिशन, O3 की डिकम्पोजिशन को रोकता है। समझ गए बच्चों, शुद्ध O2 की धारा पर नीरव विद्युत विसर्जन, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया जाता है, इससे O2 मिलती है। यहाँ पर नीरव विद्युत विसर्जन कराने का मतलब है O3 को डिकम्पोज होने से रोकना। तो O2 3O2 प्लस 142 किलो जूल पर मोल, एक मोल रिएक्शन के लिए इतनी एनर्जी की जरूरत है। तो इस तरह से ये बन जाती है क्या, O3। ओके, इस तरह से यहां पर हमें जो है O3 का प्रोडक्शन होता है। लगभग 10% ओजोनाइट ऑक्सीजन के फॉर्म में रहती है। जिस अपरेटस का यूज किया जाता है ओजोन के प्रोडक्शन के लिए उसको बोला जाता है ओजोनाइजर, जैसे सीमांस ओजोनाइजर, रॉडीज ओजोनाइजर। आप देखोगे इनके डायग्राम बुक में मिल जाएंगे। इस तरह के होते हैं, नॉर्मली मैं बता दूं, इस तरह से ये जो है आर्म्स होती हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन को एंटर कराया जाता है O2, और इनमें इस तरह से वायर लगे होते हैं। तो यहाँ से जब O2 आती है और यहाँ से जब O3 निकलती है तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग से यहाँ पर O2 एंडोथर्मिक प्रोसेस से O3 में चेंज होती है। तो लगभग 10% यहाँ पर क्या निकलती रहती है, जो है ओजोन निकलती है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में। फर्स्ट ये है फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो O3 जब गैसियस फॉर्म में होती है तो पेल ब्लू कलर में होती है, जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो डार्क ब्लू लिक्विड होती है, और जब सॉलिड फॉर्म में हो तो ब्लैक सॉलिड होता है, वायलेट ब्लैक सॉलिड। समझ गए बच्चों, जब ये गैसियस अवस्था में तो हल्का नीला रंग होता है, जब ये लिक्विड में है तो गहरा नीला, और जब सॉलिड में है तो वायलेट ब्लैक सॉलिड दिखता है। ओके, दूसरा है कि इट हैज कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड इन स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस। इसकी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है, मछली जैसी गंध होती है बच्चों इसकी, और जब ये स्मॉल कंसंट्रेशन में हो तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। बट अगर इसकी कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में 100 ppm से ज्यादा हो जाए तब ऐसे में अगर हम इसमें रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग करते हैं तो इससे सिरदर्द और न्यूसिया, हेडेक और न्यूसिया। ये लिखा है कि स्मॉल कंसंट्रेशन इट इज हार्मलेस बट इन, ठीक है, कंसंट्रेशन, ये क्या है पूरा, कंसंट्रेशन अबव 100 ppm ब्रीथिंग बिकम्स अनकंफर्टेबल रिजल्टिंग इन हेडेक एंड न्यूसिया। समझ के बच्चों, उसकी विशिष्ट गंध होती है, कम सांद्रता पर हानिकारक नहीं है, किंतु 100 ppm से अधिक सांद्रता हो जाए तो सिर दर्द और मतली उल्टियां आने लगती हैं। नेक्स्ट है, ओके, फिर है कि O3 जो है थर्मोडायनेमिकली O2 से लेस स्टेबल है बच्चों। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि ओजोन का बनना एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो ओजोन का डिकम्पोजिशन एक्सोथर्मिक होगा। तो O3 इज लेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल इन O2, ठीक है, स्टेबल देन O2।
एंड इट्स डिकम्पोजिशन लिबरेट हीट। जब ये डिकम्पोज्ड होती है तो एक O3 से जब O2 इस तरह से 2O3 से 3O2 बनता है तो इतनी हीट लिबरेट होती है। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और वैसे भी अगर आप इस रिएक्शन को देखें, इसी रिएक्शन को मैंने यहाँ लिखा है, तो डेल्टा H कैसा है? नेगेटिव है। डेल्टा S क्या है? पॉजिटिव है। तो डेल्टा G नेगेटिव आएगा, मतलब इसका जो डिकम्पोजिशन है ये एक फेवरेबल रिएक्शन है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। मींस ये रिएक्शन एक स्पॉन्टेनियस होती है। तो समझ गए बच्चों कि O2 की अपेक्षा O3 कम ऊष्मागतिक रूप से स्थायी है और इसका विघटित होकर ऊष्मा उत्पन्न करती है। मींस ये जो प्रोसेस है ये क्या है? एक्सोथर्मिक है। ओके, इसलिए ऑक्सीजन को बहुत ही उसमें रखा जाता है ताकि किसी प्रकार का इसमें एक्सप्लोजन ना हो। ओके, फिर हम आ जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो देखो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग नेचर में ओजोन जब डिकम्पोज्ड होता है तो ये ऑक्सीजन निकलती है, इसी को बोलते हैं निसेंट ऑक्सीजन या ऑक्सीडाइजर। इसी के कारण ही ओजोन एक अच्छा ऑक्सीडाइजर है। या हम कहें कि एसिडिक मीडियम में ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2O और O2 में चेंज होती है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है 2.07 वोल्ट। तो ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या कोई भी एलिमेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2.07 वोल्ट से नीचे होगा वो ओजोन से ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। समझ गए ना? अब हम इसकी कुछ मॉलिक्यूलर रिएक्शंस ऑक्सीजन से रिलेटेड देखें कि फेरस सल्फेट को फेरिक में चेंज कर देता है। अब ये ऑक्सीजन चाहे किसी भी ऑक्सीडाइजर से, नाइट्रिक एसिड, H2SO4, ओजोन, रिएक्शन इसी तरह लिखी जाती है ना। तो हमें एक बार अगर फेरस से फेरिक बनने की रिएक्शन पता है तो चाहे यहाँ ओजोन का ऑक्सीजन लगा दो, चाहे H2SO4 का, चाहे HNO3 का, KMnO4, ये ऑक्सीजन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन इसका, तो ये ऑक्सीजन Fe2SO4 होल थ्राइस प्लस H2O बन जाएगा। जस्ट ऐसे ही Ki से आयोडीन को फ्री कर देता है, PbS को PbSO4 में चेंज कर देता है। तो ऑयल पेंटिंग जो होती है जब वो ब्लैक पर बन जाती है तो ओजोन के कांटेक्ट में रख दिया जाए तो ये इस तरह से फिर से PbSO4 बनने से वो फिर से कलर्ड हो जाएगी। ऐसे ही H2O2 के साथ ये ऑक्सीडाइजर की तरह वर्क करती है। H2O2 को ऑक्सीजन और O2 में रिलीज कर देती है, NaNO2 को NaNO3 में। ठीक इसी तरह से K4FeCN6, तो देखो 2K और SO4 निकाल दो तो K2SO4, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकाल लिया तो ये हो गया। तो बचा यहाँ क्या? 2K3FeCN6। तो यहाँ पर ये 2+ स्टेट में था, अब यहाँ कितना आ गया? 3+ स्टेट में। इस तरह से ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करता है। और भी देखो, जैसे कि सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज कर देना, फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में चेंज कर देना, आयोडीन को आयोडिक, जो आपने नाइट्रिक एसिड में, बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आपने लिखा आयोडीन प्लस, ठीक है, H2O प्लस O मॉइस्ट, ठीक है, आयोडीन को वाटर में डिसॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा HiO3। आप इसे बैलेंस्ड कर सकते हैं, ऑक्सीजन 6 में से तो यहाँ पर 5। तो इस तरह से P4 प्लस H2O प्लस O मिलके बनाता है H3PO4। ओके, यहाँ पर 4 लगा दें, हाइड्रोजन हो गए 6, ऑक्सीजन टोटल में 14 चाहिए है तो 10 यहाँ लगा दो। ये है तो फास्फोरस को फास्फोरिक एसिड में चेंज कर देता है। सल्फर है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनेगा पहले SO2, फिर और ऑक्सीजन तो बन जाएगा SO3 और फाइनली H2 में डिसॉल्व होकर क्या बना देगा? H2SO4। तो सल्फर को H2SO4 में कन्वर्ट कर देता है। समझ गए ना? तो इस तरह से ऐसे ही अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास, ठीक है, NaNO2 की रिएक्शन तो मैंने बता ही दिया आपको, SO2 है सपोज और यहाँ पर ऑक्सीजन और वाटर डायरेक्ट ले ली जाए तो ये किस में चेंज कर देगा? H2SO4 में चेंज कर देगा। ऐसे ही अगर मरकरी KiO, ठीक है, Ki के साथ इसकी रिएक्शन तो मैंने बता दिया आपको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि इसके ऑक्सीडाइजिंग नेचर से रिलेटेड है। अब हम आ जाते हैं, इसका एक होता है ब्लीचिंग एक्शन। तो यहां तक समझ गए आप? इस तरह की रिएक्शंस हैं। मरकरी को मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज कर देगा, Hg+O से HgO बन जाएगा। ओके, SnCl2 को SnCl4 में ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये सब इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर की रिएक्शन है। फिर एक होता है ब्लीचिंग एक्शन, ओके, जिसको हम बोलते हैं विरंजन क्रिया। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ओजोन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो ये बना ऑक्सीजन, ये है
नेसेंट ऑक्सीजन, और यही यहाँ पर क्या करती है, ब्लीचिंग करती है। यहाँ पर कोई भी कलर्ड सब्सटेंस दिया जाए, ओके, और ये जो ऑक्सीजन है तो इसको क्या कर देगी, कलरलेस, और ये एक क्या होगा, परमानेंट ब्लीचिंग होगी। क्या होगी, एक परमानेंट ब्लीचिंग, और कौन सी एक्शन के कारण होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये एक परमानेंट ब्लीचिंग भी शो करता है, समझ गए ना। इसके अलावा नेक्स्ट रिएक्शन होती है, आपने देखा होगा, ओजोनोलाइसिस, ओके। तो ये जो होते हैं जैसे कि एल्कीन्स होते हैं, ओके, एल्कीन्स में जब ओजोन का रिएक्शन होता है जिंक और H2O की प्रेजेंस में, तो हम जानते हैं कि क्या बनते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसा हो, और अगर हम ओजोन से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनता है CHR है, ओजोन से रिएक्शन Zn और H2O की प्रेजेंस में कराते हैं तो बनता है RCHO, और Cr2O ओजोन के रिएक्शन हो जाए तो R2CO। देखो जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस O3, यहाँ पर दिया जिंक, तो आप देखोगे बन जाएगा CH3 CHO प्लस CH2CO। इस तरह से यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस O3, जिंक की प्रेजेंस में तो CH3 CHO बन जाएगा 2 मोल। अगर ऐसा ले लिया जाए CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस ओजोन, और जिंक की रिएक्शन तो CH3 C डबल बॉन्ड OCH3 प्लस CH2। तो इस तरह से ही एल्कीन्स को किस में चेंज कर देता है, कार्बोनाइल कंपाउंड में। इसे हम क्या बोलते हैं, ओजोनोलाइसिस, ओके। तो यहां तक बोल, अब देखो बच्चों, एक होता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन जो होता है ये है कि जो एटमॉस्फेरिक ओजोन है ये डिकम्पोज्ड होने लगती है O2 में, और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, या तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की प्रेजेंस में, या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि सुपरसोनिक जेट एरोप्लेन जो होते हैं उनके एग्जॉस्टिक सिस्टम से निकला हुआ होता है। तो इसी को बोलते हैं क्या, ओजोन लेयर डिप्लीशन, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड NO नाइट्रिक ऑक्साइड, mainly nitric oxide emitted from exhaust system of the supersonic jet aeroplane might slowly, ठीक है, deplete the concentration of O3 in at upper atmosphere means ozone layer. It is called ozone layer depletion. यह सीधा है decomposition of ozone into O2 in the presence of NO or chlorofluorocarbon in ozone layer. It is called क्या कहलाता है बच्चों, ozone layer depletion. समझ गए ना कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो या फिर सुपरसोनिक जेट इंजन से निकला हुआ जो धुआं होता है बच्चों, वो ओजोन को विघटित करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन परत अपक्षय। ऐसे में जो ओजोन लेयर है उसमें ओजोन की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, इसी को बोला गया है ओजोन लेयर डिप्लीशन। इससे क्या होगा, जब ओजोन लेयर में जब ओजोन की अमाउंट कम हो जाएगी तो ऐसे में यूवी एब्जॉर्ब नहीं होगी और वो रेडिएशंस अर्थ की सरफेस तक पहुंचेगी, इससे टेम्परेचर बढ़ेगा जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग होना। इसके अलावा हमारी डिफरेंट टाइप की स्किन डिसीजेस हो सकती हैं, ओके। ये सारे इफेक्ट पड़ेंगे ओजोन लेयर डिप्लीशन के। देखो किस तरह से होता है, तो ये है, ठीक है, सुपरसोनिक जेट इंजन से निकला हुआ जो है एग्जॉस्टिक मटेरियल मींस नाइट्रिक ऑक्साइड, ये है ओजोन, तो इनकी रिएक्शन से NO2 और ऑक्सीजन, तो इस तरह से तो इस प्रोसेस से भी ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। या फिर जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जब इनमें लाइट पड़ती है, पहले हम ये देखें कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CFC जब लाइट पड़ती है तो ये क्लोरीन फ्री होता है एटॉमिक फॉर्म में, जिसे हम बोलते हैं फ्री रेडिकल, और ये जो फ्री रेडिकल क्लोरीन है फिर ओजोन से रिएक्शन करके इस तरह से दूसरा रेडिकल बनाता है और ऑक्सीजन फ्री होती है। ये फ्री रेडिकल फिर O3 से रिएक्शन करा के फ्री रेडिकल और ये बना देता O2। इस तरह से आप देखोगे कि 1Cl जो है डेप्लीट कर देता है, ओके, कितने डेप्लीट, कहें कि 1000 ये 1 लाख 1 लाख तक O3 को किसमें चेंज कर सकता है, O2 में। समझ गए ना, इस तरह से एक चेन प्रोसेस से। तो ये बहुत अधिक हार्मफुल रिएक्शन है हमारे ओजोन लेयर के लिए,
ओके, अब हम आ जाते हैं, इसमें पूछा जाता है क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन ऑफ ओजोन, मतलब कहीं पर अगर ओजोन है तो उस ओजोन को कैसे पता लगाएं कि कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है। तो इसके लिए क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है कि ओजोन को, जो भी ओजोन कंटेनिंग कंपाउंड है, गैसियस फॉर्म में है, उसको किस में पास किया जाता है, एक्सेस ऑफ Ki बफर सॉल्यूशन में, जिसका pH 9.2 के आसपास होता है। जैसे ही ओजोन Ki में जाएगा, वो Ki को ऑक्सीडाइज करके और क्या लिबरेट कर देता है, आयोडीन। और इस आयोडीन को हम जानते हैं हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट कर लें तो जो इक्विवेलेंट, ठीक है, हाइपो के यूज होंगे वो लिबरेट आयोडीन के इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, और आयोडीन के लिबरेट इक्विवेलेंट किसके इक्विवेलेंट के बराबर होंगे, O3 जो प्रेजेंट है। इसी बेस पर एस्टिमेशन किया जाता है। तो यहां लिखा है O3, ठीक है, ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ Ki बफर, iodine liberated which can be titrated against standard sodium thiosulfate means hypo। O3 को Ki के बफर विलयन में प्रवाहित करते हैं बच्चों, इससे क्या होगा, आयोडीन मुक्त होगी, इसको हाइपो विलयन में अनुवापित कर लेते हैं। तो इस तरह से रिएक्शन होती है Ki + H2 + O3, तो आयोडीन फ्री हो गई। आयोडीन को ये है हाइपो सॉल्यूशन मीन सोडियम थायोसल्फेट, इसे टाइट्रेट किया तो कितना यूज हुआ, ये रिएक्शन हुई, तो इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3 यूज्ड, जो लगे यूज्ड हुए, वो इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन लिबरेट हुई उसके बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट होंगे बराबर O3 प्रेजेंट इन द सैंपल। इस बेस पर क्या कर लिया जाता है बच्चों, ओजोन को एस्टिमेटेड किया जाता है। ओजोन को कंप्लीट एब्जॉर्ब करना है तो टर्पेंटाइन ऑयल का यूज होता है, तारपीन तेल का। ओजोन जो ओजोनाइड वाली ऑक्सीजन है, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन है, उसको अगर टर्पेंटाइन ऑयल में पास कर दिया जाए तो उसमें जितनी ओजोन बनी होगी वो उसे टोटल एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, इस बेस पर भी ओजोन का सेपरेशन या उसका एस्टिमेशन किया जा सकता है। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, ये है ओजोन के स्ट्रक्चर्स, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इस तरह से डबल बॉन्ड और यहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड इस तरह से होता है। ओके, यहां पर लोन पेयर देखें तो इस तरह से अरेंजमेंट, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसमें जो OO बॉन्ड लेंथ है वो दोनों तरफ एक सी होती है। इसका मतलब है ना तो ये फॉर्म है ना ये फॉर्म, बल्कि ये है रेजोनेंस हाइब्रिड। बॉन्ड लेंथ होती है 1 to 8 पिकोमीटर और ये बॉन्ड एंगल है 110 डिग्री का। ओके, 117 डिग्री का, सॉरी 117 डिग्री का। अब आ जाते हैं यूजेस। तो देखो, यूज्ड एज अ जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट एंड फॉर स्टेरिलाइजिंग ऑफ वाटर। समझ गए ना, जीवाणुरोधी है, जर्मिसाइड्स, डिसइंफेक्टेंट जीवाणुनाशी है, और जो है वाटर के प्यूरिफिकेशन या स्टेरिलाइजिंग में यूज होता है, जल के शोधन में। यूज्ड फॉर ब्लीचिंग फॉर ऑयल्स, आइवरी, फ्लोर एंड स्टार्च। समझ गए बच्चों, तेल है, आइवरी है, आटा है, स्टार्च है, इनको ब्लीच करने में यूज होता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैन्युफैक्चर ऑफ KMnO4 की मैन्युफैक्चरिंग में भी ये ऑक्सीडाइजर की तरह यूज होता है। K2MnO4 को KMnO4 में ऑक्सीडाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये है ओजोन के बारे में, तो नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, सल्फर के अपर रूप। ओके, और इसमें फर्स्ट है अल्फा सल्फर, इसी को बोलते हैं रोम्बिक सल्फर, SR। ओके, ये एक नेचुरल फॉर्म है सल्फर का और कॉमन फॉर्म भी है। इसके अलावा येलो कलर का होता है और रूम टेम्परेचर में स्टेबल है। मींस सल्फर नेचुरली इसी फॉर्म में मिलता है। तो समझे ना कि इट इज अ नेचुरल कॉमन फॉर्म ऑफ सल्फर, इट इज येलो इन कलर। समझ गए बच्चों, सल्फर का सामान्य और प्राकृतिक रूप है और पीले रंग का होता है। मेल्टिंग पॉइंट है 385.8 केल्विन, डेंसिटी है 2.06 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में ये स्टेबल है।
इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में इनसॉल्युबल है, बट सॉल्युबल इन कार्बन डाइसल्फाइड इन मतलब इन एक्सिस, जितना चाहे उतना कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व करते हैं तो कर सकते हैं। एंड ऑल्सो बेंजीन, अल्कोहल, ईथर इन सम एक्सटेंट, और कुछ इनमें भी सॉल्युबल होता है। समझ गए बच्चों, गलनांक ये है, घनत्व हो गया, कमरे के ताप पर स्थायी है, जल में अवलेय है, किंतु CH2 में पूर्ण विलेय है, और कुछ मात्रा में इनमें भी डिसॉल्व होता है। इट इज फॉर्म्ड ऑन, अब ये बनता कैसे है, तो जो सल्फर रोल होता है, या जो नेचुरली सल्फर मिलता है, उसको कार्बन डाइसल्फाइड में डिसॉल्व किया जाता है और फिर वेपोराइजेशन कराते हैं, तो फिर हमें सल्फर की वेपर मिलती है, जिसको कंडेंस्ड करने से मिल जाता है क्या, सल्फर। और इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो वो है S8 फॉर्म। अभी हम स्ट्रक्चर एक साथ देखेंगे, मोनोक्लिनिक और इसके बारे में, तो यहां तक नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम जाते हैं, दूसरा सल्फर है मोनोक्लिनिक सल्फर, एकंताक्ष सल्फर, एकंताक्ष सल्फर, ओके, और वो था विषम लंबाक्ष। तो एकंताक्ष सल्फर, इसी को बीटा सल्फर भी बोलते हैं। ये कैसे बनता है, देखो ये नेचुरल फॉर्म नहीं है सल्फर का, सल्फर का नेचुरल फॉर्म था रोम्बिक सल्फर। अब इसको बनाया जाता है, कैसे बनाते हैं कि जो सल्फर होता है रोम्बिक सल्फर, पहले उसे मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, और फिर इतना ठंडा करते हैं कि उस मेल्ट की सरफेस में, पिघले हुए सल्फर की जो सरफेस है उसमें एक पपड़ी बन जाए, एक लेयर बन जाती है, क्रस्ट बनता है। उस क्रस्ट में 2 छेद होल किए जाते हैं, और फिर लिक्विड जो उसके अंदर, क्रस्ट के अंदर, या जो लेयर है, सरफेस की लेयर, उसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड सल्फर, वो बाहर आता है, उड़ेल दिया जाता है, मतलब उल्टा कर दें तो वो सल्फर जो लिक्विड फॉर्म में है वो बाहर आ जाता है। वो बाहर आया हुआ सल्फर जो है कलरलेस होता है और निडल शेप के क्रिस्टल्स बनाता है, वही कहलाता है मोनोक्लिनिक सल्फर। ये लिखा है कि इट इज फॉर्म्ड बाय द मेल्टिंग रोम्बिक सल्फर इन दिस एंड कूलिंग। मींस हम ये कहें कि ये है हमारे पास सल्फर रोम्बिक और हमने इसको पिघला लिया, इस तरह से ये क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, फिर इसको ठंडा किया, तो ये एक लेयर बन जाती है सरफेस में। इस तरह से इस लेयर में ऐसे 2 छेद करके और फिर इसको पोर किया जाता है, सल्फर को बाहर निकाला जाता है। तो ये जो लिक्विड सल्फर है जब इन पोर्स से बाहर आता है तो वो निडल शेप के क्रिस्टल्स में चेंज होता है, वही SM है, कूलिंग इट, ठीक है, टिल क्रिस्ट इज फॉर्म्ड, crust is formed on the surface. The 2 holes are made in the crust and the remaining liquid is poured out. और फिर उस लिक्विड को क्या करते हैं, बाहर लाते हैं। on removing crust, जब ये क्रस्ट से बाहर आता है तो ये कलरलेस निडल शेप्ड क्रिस्टल में चेंज हो जाता है, वही है हमारा क्या, बीटा सल्फर। समझ गए बच्चों कि अल्फा सल्फर को पिघला लिया जाए, ठंडा करते हैं, ऐसे में सतह पर एक परत बन जाती है, इस परत में 2 छेद करके और द्रव सल्फर को बाहर निकालते हैं। जैसे ही बाहर आता है ये रंगहीन सुई के आकार की क्रिस्टल बनाता है, इसे बोलते हैं SM। ओके, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 393 केल्विन है, डेंसिटी है 1.98। दूसरा पॉइंट है कि SM स्टेबल अबव 369 केल्विन, 369 केल्विन के ऊपर ही SM स्टेबल है, जबकि 369 केल्विन के नीचे जो है रोम्बिक सल्फर मिलता है, अल्फा सल्फर स्टेबल हुआ। और 369 केल्विन पर दोनों मींस रोम्बिक और मोनोक्लिनिक एग्जिस्ट रहते हैं, दोनों मिलते हैं। तो इस टेम्परेचर को बोला जाता है ट्रांजिशन टेम्परेचर, संक्रमण ताप बोलते हैं। मतलब SM और SR के बीच में एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा, किस टेम्परेचर पर, 369 केल्विन पर। तो ये जो 369 केल्विन टेम्परेचर है, ये सल्फर का क्या है, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ओके, तो यहां तक बना। अब देखो बच्चों, एक और नेक्स्ट फॉर्म है, ये है प्लास्टिक सल्फर, SP। अमॉर्फस फॉर्म होता है ये, अमॉर्फस मतलब इसमें कोई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं होता। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बॉइलिंग सल्फर इज पोर्ड इन कोल्ड वाटर। क्या करते हैं कि जो रोम्बिक सल्फर है, ये नॉर्मल सल्फर है, उसको बॉइल्ड कर लिया जाता है, पिघला लिया जाता है और उसको बॉइलिंग टेम्परेचर पर लाया जाता है। जब बॉइल्ड होने लगे तो उस बॉइल्ड सल्फर को
पानी में, कोल्ड वाटर में पोर किया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। इससे रबर लाइक मास मिलता है, वही है प्लास्टिक सल्फर। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन बॉइलिंग सल्फर इज पोर्ड इन कोल्ड वाटर। इट इज सॉफ्ट रबर लाइक मास इज, ठीक है, तब क्या मिलता है हमें कि सॉफ्ट रबर लाइक मास इज ऑब्टेन्ड, और वही है क्या, प्लास्टिक सल्फर। समझ गए बच्चों, उबलते सल्फर को जल में डालने से रबर के समान द्रव्य प्राप्त होता है, उसी को बोला गया है प्लास्टिक सल्फर। डेंसिटी ये होती है 1.95, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड कार्बन डाइसल्फाइड, दोनों में इनसॉल्युबल है, और क्या होता है, अमॉर्फस होता है स्ट्रक्चर। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एसआर और एसएम। तो ध्यान रखें, एसआर और एसएम दोनों में S8 मॉलिक्यूल होता है। बस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट टाइप से पैक्ड होकर अलग अलग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो एसआर एसएम बोथ हैव द S8 मॉलिक्यूल, दीज आर द पैक्ड इन, ठीक है, टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। उसका रोम्बिक स्ट्रक्चर और एसएम का मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर होता है। S8 फॉर्म इन द पकड़ हैज क्राउन शेप, और इसमें जो ये स्ट्रक्चर होता है S8 मॉलिक्यूल का, वो इस तरह से क्राउन शेप होता है। ये बॉन्ड एंगल है 107 का, और ये डिस्टेंस होती है 204 पिकोमीटर। इसके अलावा सल्फर के और भी कई फॉर्म सिंथेसाइज्ड किए गए हैं, जिनमें 6 से लेकर 20 तक सल्फर एटम्स होते हैं। इनमें C6 जो कार्बन, 6 कार्बन वाला जो सल्फर मॉलिक्यूल है, ठीक है, कार्बन से जो, सॉरी कार्बन कहाँ आ गया, सल्फर के जो 6 S6 जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से चेयर फॉर्म में मिलता है। तो यही लिखा है कि सेवरल अदर मॉडिफिकेशन कंटेनिंग 6 to 20 सल्फर एटम, ठीक है, एटम पर रिंग, एक रिंग में 20 तक हो सकते हैं, आर सिंथेसाइज्ड इन साइक्लो जो है S6, सॉरी यहाँ क्या लिखेंगे, S6, इन साइक्लो S6 द रिंग एडॉप्ट चेयर फॉर्म, इसमें चेयर फॉर्म में मिलती है इस तरह से। समझ गया बच्चों कि जो S6 मॉलिक्यूल है ये S6 कुर्सी रूप में मिलता है। ये था हमारा सल्फर के बारे में। अब देखो बच्चों, अब एक हीट इफेक्ट और बता दूं मैं आपको सल्फर में, हीट इफेक्ट ऑन, ठीक है, सल्फर। तो देखो, अगर रोमिक सल्फर लिया जाए और रोमिक सल्फर को 114 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट किया जाए तो ये मेल्ट हो जाता है और एक येलो मोबाइल लिक्विड में चेंज होता है। फिर और अगर हीट करें 180 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये रेडिश ब्राउन कंपाउंड में चेंज हो जाता है, जो बहुत ही हाईली विस्कस लिक्विड होता है। इतना विस्कस कि कैन नॉट बी पोर्ड फ्रॉम कंटेनर। अगर कंटेनर को उल्टा भी कर देना तो भी वो बाहर नहीं आता, इतना ज्यादा विस्कस होता है। और अगर 1444 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको हीट करें तो कन्वर्टेड इनटू वेपर फॉर्म, जिसमें S8 मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये रेड वेपर होती है। और ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इन येलो फॉर्म में आ जाएगा, S8 S6 इस तरह की स्पीसीज हो जाती है। और लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हीटेड कर दें तो ये S2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता है, जिसका स्ट्रक्चर ऑक्सीजन जैसा होता है, और ये भी एक पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, क्योंकि उनकी एंटी बॉन्डिंग में फिर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इस तरह का इफेक्ट पड़ता है सल्फर के फिजिकल स्टेट पर या उसके नेचर पर। ओके, तो ये नोट करें।